दोस्तों कभी कभी अमेज़ॉन में आपको फ़ायदा भी हो सकता है इनडायरेक्टली, जैसे कि अब ये सैनडिस्क की मेमोरी कार्ड्स हैं, सॉरी पेन ड्राइव्स हैं। अब ये एक ही कस्टमर ने 11 पीस ऑर्डर किए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि अगर कस्टमर एक पीस ऑर्डर करता है तो जो शिपिंग चार्ज हम कलेक्ट करते हैं, लेट्स से कि हम कलेक्ट करते हैं 50 रुपीज़, ठीक है, पर पीस। अब वो कस्टमर सपोज 10 पीस ऑर्डर करता है, तो शिपिंग हम जो कलेक्ट करते हैं कस्टमर से वो हो जाता है 50 × 10 विच इज़ 500। लेकिन आपको एक्चुअली में जो शिपिंग चार्ज लगेगा वो लगेगा सिर्फ 65 या 70 रुपीज़। मतलब ये पेन ड्राइव जितने भी हैं, ये 11 पेन ड्राइव जो कस्टमर ने ऑर्डर किए हैं, ठीक है। अब इसका सारा टोटल मिला के कस्टमर ने शिपिंग पे किया होगा करीबन 550। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, हम शिपिंग चार्ज थोड़ा ज़्यादा ही कलेक्ट करते हैं, तो अब मुझे जो लगेगा वो करीबन 75 रुपीज़ के आसपास लगेगा, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे इस ऑर्डर पे 500 रुपीज़ का एडिशनल फ़ायदा होगा जो मैं शिपिंग चार्ज के हिसाब से कलेक्ट कर रहा हूँ। तो प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट है वो तो अलग ही है, लेकिन शिपिंग चार्ज में जो मुझे एडिशनल प्रॉफिट होता है वो मेरा मतलब वो ऐसा प्रॉफिट होता है जो हम कभी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो लो वैल्यू वाली प्रोडक्ट्स हैं या हाई वैल्यू वाली प्रोडक्ट्स हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, एक से ज़्यादा अगर क्वांटिटी देता है और उसका वेट कम है तो वहाँ पे आपको शिपिंग का फ़ायदा हो सकता है। अभी शिपिंग में जो भी शिपिंग चार्ज लगेगा, ठीक है, कस्टमर ने जो भी पे किया है उस पर अमेज़ॉन कमीशन तो अपना लेगा ही, जो भी कमीशन हो 5% हो या 10% हो, उसके ऊपर सर्विस टैक्स भी लगेगा। लेकिन उसको काट के भी आपको काफ़ी सारा इतना फ़ायदा हो जाएगा शिपिंग चार्ज का ही सिर्फ, जो आपको प्रोडक्ट में बेसिकली नहीं होगा। तो ऐसे काफ़ी सारे ऑर्डर्स आते हैं रोज़ के। अगर सपोज़ 200 ऑर्डर आते हैं रोज़ के, तो उसमें से 15-20 ऑर्डर तो ऐसे होते हैं जहाँ पे कस्टमर ने 3 पीस ऑर्डर किए हैं, 3 क्वांटिटी, कहीं पे 5 क्वांटिटी ऑर्डर की है, कहीं पे 10 क्वांटिटी ऑर्डर की है। तो वहाँ पे आपको एडिशनली पैसे कमाने का और चांस मिल जाता है। और दूसरा एक प्रोडक्ट है ये हेल्फोसेट, जहाँ पे कस्टमर ने 2 क्वांटिटी ऑर्डर की है, ठीक है। तो अब एक की जगह हम 2 भेज रहे हैं, तो मुझे वहाँ पे एडिशनली शिपिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा और मिल जाएगा, जो मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, जो मुझे एक्चुअली प्रॉफिट वो प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा मुझे शिपिंग चार्ज में मिल जा रहा है। तो ये एक फ़ायदा है अमेज़ॉन में, ठीक है। आप शिपिंग चार्ज जो भी कलेक्ट कर रहे हैं, शिपिंग सेटिंग्स में जाके एक फ़िक्स प्राइस आप मेंशन कर लीजिए वहाँ पे, 100 रुपीज़ या फिर 75 या 50। तो एक से ज़्यादा अगर क्वान्टिटी आती है ऑर्डर, तो वहाँ पर आपको वो फ़ायदा डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो अब दूसरा सवाल आता है कि आप अगर 11 ऑर्डर्स आते हैं, एक ही कस्टमर के 11 पीस के ऑर्डर्स आते हैं, तो आप उसको भेजेंगे कैसे? सिंपल है, उसके अंदर क्वांटिटीज़ 11 लिखी हुई रहती है, जैसे कि इसमें 11 क्वांटिटीज़ लिखी हुई है। तो ये उसका इनवॉइस है और ये उसका लेबल है, ठीक है। तो इसको मैं अब सीधा ये जो प्रोडक्ट्स हैं उसको तैयार, ठीक है। तो इतना ही करना है, ये शिपमेंट रेडी है और ये हम जो भी अब पैक होगा सामान यहाँ पे रैक में रख देंगे और पैक हो जाएगा सामान, ठीक है। तो इस हिसाब से पैक करके भेज देना। उसको 11 अलग अलग पैकिंग नहीं करना है, एक ही के अंदर भेज देंगे। और शिपमेंट उसका जो वेट है वो सिंगल काउंट होगा, वो 11 टाइम्स काउंट नहीं होगा। तो वैसे आपको फ़ायदा हो जाता है। एक और वेबसाइट जो लॉस का शिकार हुई है और उसका नाम है इंडिया रश। रिसेंटली अभी पता चला है कि इंडिया रश जो एक मार्केट प्लेस वेबसाइट थी, अब वो भी उनके सेलर्स को पेमेंट नहीं कर रही है क्योंकि उनको काफ़ी लॉस हुआ है। तो
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया में आपको जब आप ऑनलाइन सेलिंग शुरू करेंगे तो बहुत सारे मार्केट प्लेस वेबसाइट जो नए नए आ रहे होंगे वो आपको मेल भेजेंगे एक्सक्यूज़ मी, और आपको बोलेंगे कि आप उनके वेबसाइट में सेल करिए, ठीक है। तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है उनकी वेबसाइटों में सेल करने के लिए। और उनका जो बिज़नेस है वो ऑब्वियसली आप जैसे सेलरों के ऊपर डिपेंड रहेगा। वो आपको बोलेंगे कि 0% कमीशन है, ये है वो है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पैसा डायरेक्टली आपके पास नहीं आता है, पहले उनके पास जाता है और उनके पास से होते हुए आपके पास आता है। तो फिर यही बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसी छोटी छोटी वेबसाइटों पे पहले आप हाथ ना डालें, बिल्कुल ना डालें, भले ही वो आपको कितना भी अच्छी अच्छी बातें करें या बड़ी बड़ी बातें करें, ये छोटी छोटी वेबसाइटों में आप हाथ नहीं डालेंगे पहले। अगर आपको रिस्क लेना है थोड़ा तो आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया रश का हुआ, आसमी बाज़ार का हुआ, वैसे बहुत सारी वेबसाइट्स तो ऐसी होती है जो रातों रात गायब हो जाती है, हमको पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आप फ्लिपकार्ट में ऑलरेडी एज अ सेलर हैं तो फ्लिपकार्ट ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जीएसटी के बारे में, उसका नाम है जीएसटी जीनी, ठीक है। तो आप फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर में, सेलर कस्टमर केयर में फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि ये जीएसटी जीनी क्या है। बेसिकली वो लोग आपको जीएसटी के बारे में जानकारी देंगे क्लासरूम ट्रेनिंग्स के थ्रू, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के थ्रू, ठीक है। उनके सीए जो हैं टैली के, उनके साथ आपको मतलब क्लासरूम ट्रेनिंग में या ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपको कोलैबोरेट करेंगे, तो ज़्यादा जानकारी देंगे जीएसटी के बारे में, ठीक है। क्योंकि जीएसटी आने के बाद प्राइसिंग में, इन्वेंट्री में काफ़ी कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है, क्योंकि टैक्स रेट सब बदल जाएंगे, तो उसकी वजह से थोड़ा इफ़ेक्ट भी होगा। तो वो क्या क्या इफ़ेक्ट होगा वो भी आपको जीएसटी जीनी का जो इनिशिएटिव है फ्लिपकार्ट का, उसके थ्रू भी आपको पता चलेगा। तो अगर आप सेलर हैं फ्लिपकार्ट में तो एक बार फ़ोन कर लीजिए सेलर सपोर्ट को फ्लिपकार्ट के और पूछिए कि ये फ्लिपकार्ट का जो जीनी इनिशिएटिव है वो कौन कौन से स्टेट में मिलेगा, सर्विस कहाँ कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, वो ज़रा जानकारी आप वहाँ से भी एक बार ले लीजिएगा। दोस्तों बहुत लोग पूछते हैं कि संडे फ्ली मार्केट जो होता है पेटीएम में, शॉपक्लूज़ में, वहाँ पे इतने लो प्राइस में कैसे पॉसिबल होता है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। बेसिकली जो भी आपको लो वैल्यू वाली प्रोडक्ट्स दिखती है करीबन 30 रुपये 40 रुपये, वहाँ पे आप दूसरा एक चीज़ नोटिस करेंगे तो वहाँ पे शिपिंग चार्ज होता है करीबन 75 रुपीज़, कहीं कहीं पे 100 रुपीज़, ठीक है। तो उनका जो एक्चुअल शिपिंग कॉस्ट जो होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है, करीबन 30 से 40 रुपये, क्योंकि वो बहुत ही बल्क में वो प्रोडक्ट शिप होते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा शिपिंग रेट मिलता है। और उसका जो वेट होता है वो वेट भी कम होता है कंपैरेटिवली, कुछ प्रोडक्ट्स तो 500 ग्राम भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो उनको वहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है और एडिशनल शिपिंग कॉस्ट जो आपसे कलेक्ट करते हैं वो उसमें प्रॉफिट में वो ऐड हो जाता है, ठीक है। प्लस उसकी जो एक्चुअल लैंडिंग कॉस्ट होती है प्रोडक्ट्स की वो बहुत ही कम होती है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं कुछ कप एंड सॉसेस की बात कर लूँ मेलानाइन के, ठीक है, तो उसकी जो कॉस्ट होती है होलसेल में वो करीबन 15-20 रुपये के आसपास होती है पूरे सेट की, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मतलब वो अगर 30-40 रुपये में भी बेच रहे हैं प्लस आपसे शिपिंग चार्ज कलेक्ट कर रहे हैं तो भी उनके पास थोड़ा मार्जिन बच जाता है। अब ऑर्डर्स आते हैं हज़ारों में, ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि 1000 ऑर्डर्स आते हैं पूरे दिन में इतनी लो वैल्यू वाली प्रोडक्ट में। तो अगर वो लोग 5 रुपये या फिर 10 रुपये भी मार्जिन रखें तो भी उन लोगों का काफ़ी अच्छा मार्जिन एक दिन का निकल जाता है सिर्फ संडे में ही, ठीक है। तो ओवरऑल ये लोग इस हिसाब से प्लानिंग करते हैं कि मार्जिन कम और वॉल्यूम ज़्यादा, तो एक दिन में 10,000 रुपये वो आराम से बैठे बैठे बना लेते हैं अगर 10 रुपये का भी ओवरऑल मार्जिन रखते हैं वो लोग। तो बेसिकली फंडा यही है। और ये सब जो होलसेल में इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स वो लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं, हम जैसे बेसिक जो लोग हैं, कॉमन इंसान हैं, वो यहाँ पे डील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टर्स हैं ज़्यादातर वो लोग अप्लाई करते हैं ये सब चीज़ों के लिए और उन लोगों को ही ये अफोर्ड हो पाएगा, क्योंकि इसका जो कॉस्टिंग ही ऐसा है कि हम लोग उसको वो प्रोडक्ट को प्रोक्योर ही नहीं कर पाएंगे। और दूसरी एक चीज़ अगर आप देखेंगे उनकी रेटिंग, तो किसी की भी रेटिंग अच्छी नहीं होगी क्योंकि सबकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब होती है। किसी का 2 रेटिंग होगा, किसी का 2.5 होगा, किसी का 1 होगा। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आपको ये सब प्रोडक्ट्स में पढ़ना है जहाँ पे रेटिंग कम है, आपका सेलर स्कोर जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, भले ही आपका सेल बढ़ रहा है लेकिन सेलर स्कोर कम हो रहा है। तो ज़्यादा सेलर स्कोर कम होगा आपका तो एक टाइम आएगा जब पेटीएम या फिर शॉपक्लूज़ बोलेगा कि आपका स्कोर बहुत ही कम है तो आपको अब ज़्यादा ऑर्डर्स हम नहीं दे पाएंगे। तो इन लोगों की स्ट्रैटेजी कभी समझ में नहीं आती है। एक तरफ वो फ्ली मार्केट में मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ पे, जहाँ पे एक प्रोडक्ट है जिसका रेटिंग है 2.5 2.4, ठीक है, और उसके ऑर्डर्स बहुत सारे हैं, हज़ारों में,
और 2.4 जो है वो पेटीएम के सेलर स्टैंडर्ड के हिसाब से करेक्ट नहीं है, ओके नहीं है, बहुत ही लो है, तो भी ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेच रहे हैं वो लोग। तो थोड़े बायस्ड है, काफ़ी मतलब ऑब्वियस है, दिख रहा है यहाँ पे कि वो लोग जो अपनी पॉलिसी बनाए हुए हैं सेलर पॉलिसी रेटिंग की, वो खुद ही फॉलो यहाँ पे नहीं हो रहा है। इतने लो रेटिंग वाले सेलर्स को भी ये प्रोमोट कर रहे हैं ये प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। तो ऐसा होता है, पैसा बोलता है सब जगह। अगर वहाँ पे सेल हो रहा है तो कुछ सेलर्स हैं जो सेल कर सकते हैं लो रेटिंग की वजह से भी, और कुछ सेलर्स होते हैं जिनका एवरेज सेल होता है और रेटिंग कम हो जाता है, तो वो लोग आपको वार्निंग्स भेजेंगे कि आपका रेटिंग कम है, वो है। तो ये ऑब्वियस सी बात है और ये चलता ही रहेगा। ओके दोस्तों, अपना जो रेफरल प्रोग्राम था उसके करीबन 77 रिक्वेस्ट्स आ गए हैं, तो बहुत ही कम है, 77 कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये जो इनिशिएटिव है हम पूरे हफ्ते कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, और जितने हो सके उतने लोग ज़्यादा इसमें ऐड करें ये डिटेल्स रेफरल की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीक हम इसका सॉर्टिंग करेंगे और फिर हम रेफरल्स का जो भी प्रोग्राम है वो हम इनिशिएट करेंगे, ठीक है। तो इस हफ्ते मैं चाहूँगा कि जितने नए लोग हैं जिन्होंने भी वो फॉर्म अभी तक नहीं भरा है रेफरल का, वो भर दे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो फॉर्म आपको दिख जाएगा नीचे, और वो फॉर्म को भरिए। और स्किल्स के लिए भी एक फॉर्म वहाँ पे डाला हुआ है, स्किल्स के लिए जो भी हमारे चैनल को साथ में मिलके ग्रो करना चाहेंगे उनके स्किल सेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी एक फॉर्म मैंने वहाँ पे रखा है, तो वहाँ पर भी आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेशली रेफरल का आप करिएगा, क्योंकि जो भी वो फॉर्म भरेगा उनसे मैं शुरुआत करूँगा आगे, ठीक है, अमेज़ॉन का जो रेफरल स्कीम है उसके बेनिफिट का। तो अब तक तो आपको शायद आइडिया आ गया होगा, हमारे जो प्रीवियस एक वीडियो अपलोड की थी 3 कैटेगरी के बारे में जो आप सेल कर पाएंगे अमेज़ॉन में। हैंडीक्राफ्ट की है, अनस्टिच क्लोथ्स की है, ठीक है, और बुक्स हैं, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से उसका सोर्सिंग देखना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है, आपके आसपास के एरिया में हैंडीक्राफ्ट का, अनस्टिच क्लोथ्स का और बुक्स का, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा है सोर्सिंग तो फिर मुझे बताइएगा, बट मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी तरफ से भी कोशिश पूरी करते रहिएगा। मार्केट में विजिट करिए, आइडेंटिफाई करिए, पूरा रिसर्च करिए, ठीक है। पूरी तरह से किसी एक इंसान के ऊपर आप डिपेंड मत रहिएगा। दोस्तों, अब टाइम हो चुका है क्वेश्चन आंसर्स का। परवेज़ अहमद का एक सवाल है, मैं जानना चाहता हूं कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे सैनडिस्क, एचपी, लेनोवो को कहां से और कैसे ख़रीदें, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होलसेल में कहां मिलते हैं। ये होलसेल में बेसिकली नहीं मिलते हैं, होलसेल मार्केट में नहीं मिलते हैं, इनके हर एक के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं हर एक सिटी में, ठीक है। और द बेस्ट ऑप्शन जो है आपके लिए ये सारे ब्रांड्स को प्रोक्योर करने के लिए, पहले तो आप उनकी वेबसाइट में जाके देखिए कि यहाँ हर एक स्टेट का जो डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर एरिया सेल्स मैनेजर है उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है कि नहीं है। अगर वहाँ से आपको नहीं मिलता है तो फिर आप जस्ट डायल में भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। हमने भी ऐसे किया था, जस्ट डायल में जाके देख सकते हैं कि उनका डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ पे है, ठीक है, वो ब्रांड्स का जस्ट डायल में आपको ईजिली मिल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर को आप फ़ोन लगाइए, उनको बोलिए कि आपको प्रोडक्ट्स डायरेक्टली खरीदने हैं, आपके पास वैट और CST है और आप इतने हज़ार का या इतने लाख का प्रोडक्ट आप उनसे खरीदेंगे, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्टली खरीद रहे हैं तो आपको छोटी वैल्यू में वो प्रोडक्ट्स नहीं देंगे। अगर अमाउंट ज़्यादा होगी तो डायरेक्टली आपको सोर्स करके देंगे कंपनी के नाम से बिलिंग करके, अदरवाइज़ वो आपको रास्ता दिखाएंगे कि आप कहाँ से खरीद सकते हैं। आपको वो लोग ही एड्रेस देंगे डिस्ट्रीब्यूटर का, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर का या डीलर का, जहाँ से आप वो प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं HP, लेनोवो, विदाउट बिल कभी मत खरीदिएगा, क्योंकि इसमें फ़र्स्ट कॉपी बहुत आती है, ठीक है। और फर्स्ट कॉपी को और ओरिजिनल को डिफरेंस कैसे आप जज करेंगे? अगर कोई भी पैकिंग होता है उसके ऊपर अगर आपको MRP का स्टिकर ना दिखे तो समझ लीजिएगा कि वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, ठीक है। MRP बिना वाला कोई भी प्रोडक्ट दिखे, बारकोड बिना वाला कोई भी प्रोडक्ट दिखे, समझ जाइएगा कि ये प्रोडक्ट डुप्लीकेट है। अगर आपको बारकोड दिख रहा है, MRP दिख रहा है, तो भी आपको एक बार वेरीफाई करना है। तो वो प्रोडक्ट का जो बारकोड जो है UPC कोड, वो 8 से जो शुरू होता है, उसको आप अमेज़ॉन की साइट पे एंटर करिए, और जो सेम टू सेम अगर प्रोडक्ट आ जाता है तो समझ लीजिए कि वो प्रोडक्ट जेन्युइन है, ठीक है। अगर डुप्लीकेट होगा तो वो प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं आएगा। बहुत सारे लोग हैं जो मिलना चाहते थे मुझे, तो मैंने बताया था कि एक मीटअप में रखूँगा। तो मैं अहमदाबाद में हूँ, तो पहला मीटअप मैं 19 फरवरी को रखने वाला हूँ अल्फा मॉल में। तो कहाँ पे मैं रहूँगा नहीं रहूँगा वो सारी जानकारी मैं
आगे की एक वीडियो में दे दूंगा। तो जो लोग मुझे अहमदाबाद से मिलना चाहते हैं वो लोग अल्फ़ा मॉल में आ सकते हैं। 19 को दोपहर को मैं रखूँगा, ठीक है। तो आगे की इन्फॉर्मेशन मैं फेसबुक पेज में मैं डाल दूंगा कि कहाँ पे मैं एग्जैक्टली अल्फ़ा वन मॉल में मिलूँगा। अभी वो नाम उसका चेंज हो गया, अल्फ़ा वन नहीं है। तो वहीं पर मैं मिलूँगा आपको। आपके सवाल जवाब होंगे तो सारे वहाँ पर भी आपको बता दूंगा। दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पे, जो काफ़ी सारे रिपीटेटिव सवाल हैं, तो जो मैंने ऑलरेडी पहले दे दिए हैं बहुत सारे वीडियोस में, तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि सेम टू सेम वही सारे सवाल हैं जो मैंने ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं FAQs बना रहा हूं वैसे भी, तो वो भी 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में शायद रेडी हो जाएगा FAQs, ठीक है। तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मोस्ट ऑफ द जो कॉमन क्वेश्चन है उसके बारे में। और एक बात मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अब फाइनेंशियल ईयर जो है वो ख़त्म होने आया है। अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे थे इस साल, ठीक है, या फिर पिछले साल से कर रहे थे और आपने अभी तक शायद कोई टैक्स नहीं पे किया है, तो एक बार आप पूरा हिसाब लगा लीजिएगा कि कितना टैक्स बनता है पे करने का, और हो सके तो उसको पे भी कर दीजिएगा, क्योंकि GST भी आ रहा है, ठीक है। और आपका जो अकाउंट है जहाँ पे पैसे आ रहे हैं, अगर उसका जो क्रेडिट हो रही है अमाउंट वो कुछ लिमिट से ज़्यादा हो रही है, तो आपके अकाउंट में स्क्रूटिनी भी हो सकती है, क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो सकता है, और सवाल जवाब भी पूछ सकते हैं सेल टैक्स वाले, ठीक है। तो उसका वो प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए सारी प्रिपरेशंस आप रेडी रखना, ठीक है। और हो सके तो जितना भी ड्यू हो टैक्स भरना, वो टैक्स भरने का भी आप प्रिपरेशन रखिएगा। मिलिंद का एक सवाल है, कैन वी एक्सेस सेलर सेंट्रल विदाउट रजिस्टरिंग ऑन अमेज़ॉन? नहीं, अगर आप एज अ सेलर रजिस्टर हो रहे हैं तभी आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। और अगर आप बुक्स कैटेगरी, हैंडीक्राफ्ट और अनस्टिच क्लोथ्स की कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको एक्सेस मिल जाएगा सेलर सेंट्रल पेज का। समीर खान का सवाल नहीं है, बेसिकली एक स्टेटमेंट है जहाँ पे लिखा है, सर व्हेन यू वर यूजिंग अमेज़ॉन किंडल प्रोडक्ट इन दिस वीडियो देन यू डिड नॉट से दैट आई एम नॉट डूइंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ इट, सो डिड यू एडवर्टाइज इट फॉर एनी कंपनी? जब भी मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा किसी भी कंपनी का, तब मैं आप सबको पहले ही बता दूंगा, ठीक है। अगर मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं तो मैं नॉर्मली कहता हूं, लेकिन आपको ओवरऑल मेरे स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और मैंने उसी वीडियो में बताया था कि ये प्रोडक्ट मेरा नहीं है, मैंने ख़रीदा नहीं है, मेरी वाइफ को मिला है उसकी कंपनी से, और इसलिए मैं उसका रिव्यू कर रहा हूँ। और पेड एडवर्टाइजमेंट में ऐसा होता है कि कंपनी वाले आपको वो प्रोडक्ट देते हैं और उसका आप रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो पेड एडवर्टाइजमेंट में ऐसा होता है। और यहाँ पर तो ऐसा है कि मेरे को अगर मेरे हाथ में आया तो मैंने उसको यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद मैं आपको रिव्यू करके दिखाता हूँ, ठीक है। और इन फ्यूचर कोई भी अगर बिज़नेस प्रपोजल मैं लूँगा तो आप लोगों को डेफिनेटली बताऊँगा। अगर आप मेरे फेसबुक पेज के यूट्यूब के अबाउट पेज में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखा होगा एक स्टेटमेंट, नो बिजनेस इंक्वायरीज अंटिल माई सब्सक्राइबर्स आर रेडी टू रॉक, ठीक है। तो बेसिकली मैं कोई भी बिजनेस इंक्वायरीज अभी एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ कहीं से भी, ठीक है। बहुत सारी ऑफर्स आती हैं और ऑब्वियसली आगे भी बहुत सारी ऑफर्स आएंगी लोगों की प्रोडक्ट्स रिव्यू करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए, ठीक है। लेकिन मैंने वहाँ पे क्लीन लिख दिया है कि मैं कोई भी बिजनेस इंक्वायरीज अभी एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ। और जो भी बिज़नेस इंक्वायरीज़ मुझे बाय मैसेज फेसबुक में भी आती है तो मैं वहाँ पे सबको यही मना करता हूँ कि मैं अभी कोई भी बिज़नेस इंक्वायरीज़ को एंटरटेन नहीं करूँगा। आपको कुछ जानना हो ई-कॉमर्स के बारे में तो मुझे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बिज़नेस इंक्वायरीज़ मैं अभी नहीं करूँगा, जब आप सब एक बार रेडी हो जाएंगे और अपने आप बिज़नेस करना शुरू करेंगे तब मैं बिज़नेस इंक्वायरीज़ लूँगा, और वहाँ से जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम अपने ही कम्युनिटी के लिए यूज़ करेंगे। और ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रॉफिट तो मैं रखूँगा, ठीक है, उसमें भी मेरे को कुछ झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉफिट भी उसमें से रखूँगा और आपके लिए भी उसमें से काफ़ी सारा जो है अमाउंट वो कंट्रीब्यूट करूँगा आप सबके ग्रोथ के लिए। अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ फोकस करना है आपके ग्रोथ के लिए, और उसके लिए मैं रोज़ सोचता रहता हूँ नए नए इनिशिएटिव्स। तो उसी के बारे में सोचा हूँ, फेसबुक में भी एक क्विज़ रोल आउट करूँगा डेली बेसिस, और जो भी विनर होगा उसको मैं डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करूँगा। एक बंदे को रोज़ डायरेक्ट फ़ोन के थ्रू बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए 5-10 मिनट फ़ोन करूँगा और उनको जो भी क्वेरीज होगी वो सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे काम मैं करता रहूँगा, लेकिन वो सिर्फ फेसबुक के थ्रू करूँगा, यूट्यूब के थ्रू वो पॉसिबल नहीं कर पाऊँगा मैं। तो फेसबुक में जो भी लोग हैं मेरे फॉलोअर्स वहाँ पे, वो लोग के लिए एक क्विज़ प्रिपेयर करूँगा रोज़, एक मतलब वहाँ पे ही पोस्ट कर दूँगा। जो भी कमेंट्स आएंगे उसमें से जो भी विनर होगा
2 विनर होंगे तो 2, 3 होंगे तो 3, 10 होंगे तो 10। जितने भी विनर्स होंगे वो सबको मैं 5-10 मिनट फ़ोन करके बात करूँगा और उनकी हेल्प करूँगा फ़ोन के थ्रू। ठीक है, तो ऐसा नया नया मैं कुछ सोचता रहता हूँ और करता भी रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और आगे और ट्यूटोरियल्स जो मैं लाने वाला हूँ डेली सुबह जो मैं अपलोड करता हूँ, उसमें FBA के बारे में ज़्यादा अपलोड करूँगा वीडियोस। ठीक है, और एक प्रैक्टिकल जो मैंने आपको बताया था कि हाउ टू प्रोसेस ऑर्डर्स, इक्विपमेंट्स, एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी उसके बारे में दूंगा। और कैटलॉग कैसे प्रिपेयर करना है प्रोडक्ट्स को अपलोड करने के लिए, उसकी भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। और एक अलीबाबा में प्रोडक्ट को कैसे ऑर्डर करना है उसकी भी एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। इंडिया मार्ट की भी बनाने वाला हूँ। तो ये 5-6 टॉपिक्स जो है इस हफ्ते हम वो पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।